नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन कल बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी पर और वहां पर अपन बात कर रहे थे कुछ, तो उसको क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपन कल बात कर रहे थे अक्षांशों की और एक देशांतर की बात कर रहे थे मानक समय रेखा की। तो मानक समय रेखा की अपन बात कर रहे थे वहाँ पर, और आज देखते हैं उससे आगे के लेसन को। कल मैं बात कर रहा था श्रीलंका और भारत के बीच में कुछ ऐसे खाड़ी है, जैसे पाक खाड़ी है, मान्नार की खाड़ी है, तो उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बात कर रहा था यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। यहाँ पर था पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि पम्बन द्वीप किस खाड़ी का भाग है, तो पाक खाड़ी का। अब देखो फ्रेंड्स, ये अगर मैं बात करूं खाड़ी क्या है, सागर क्या है और द्वीप क्या है, तो मैंने आपको कल बताया था कि द्वीप जो होते हैं, ये द्वीप ऐसा स्थलखंड भाग होता है जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है, ठीक है। और खाड़ी की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं खाड़ी, तो खाड़ी क्या होता है कि सागर जो होता है, सागर के अंदर जैसे सागर है और ये खाड़ी है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, जैसे सागर की गहराई ज़्यादा होती है जबकि खाड़ी की गहराई कम होती है। अब दिमाग में आता है कि सर सागर की गहराई ज़्यादा होती है और खाड़ी की गहराई कम होती है, तो ये गहराई किस तरीके से कम होती जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये तीन प्रकार से हो सकती है। जैसे यहाँ पर खाड़ी की बात करते हैं यहाँ पर, या फिर मैं आपको द्वीप के बारे में बात कर रहा हूं। द्वीप का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, द्वीपों का निर्माण तीन प्रकार से होता है। एक तो प्रवाल के कारण होता है, ठीक है, प्रवाल या मूंगा के कारण होता है, जो मैंने कल आपको बताया लास्ट क्लास में। और एक जो होता है वो प्लेटों की टक्कर से होता है, ठीक है बच्चे। और एक जो होता है वो नदियों से जो अवसाद आता है उससे भी द्वीपों का निर्माण होता है। और वो कैसे कैसे होता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल मैं आपको लास्ट क्लास में मैं वहाँ तक कि प्रवाल या मूंगा क्या होता है, ठीक है। आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि द्वीपों का निर्माण तीन प्रकार से कैसे कैसे होगा। तो द्वीपों की बात कर रहा हूँ मैं, द्वीपों की। तो द्वीपों का जो निर्माण होता है, अब मैं आपसे बात करूंगा प्रवाल या फिर मूंगा, मूंगा, ठीक है। तो प्रवाल या मूंगा क्या होता है कि जिस प्रकार से ये सागर है, ये पूरा का पूरा एक सागर है, और इस पूरे के पूरे सागर में ये जो प्रवाल या मूंगा होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक प्रवाल यहाँ पर है, जैसे इस प्रकार से कोई प्रवाल है। अब ये प्रवाल क्या करता है, ये अपने बच्चे देगा और ये बच्चे, इसके बच्चे को इस प्रकार से ये बिठा लेगा, ठीक है बच्चे। इस प्रकार से इसके बच्चे को इसने इसके ऊपर बिठा लिया। अब क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो बच्चा प्रवाल होता है, जो पुत्री संतान होती है इसकी, ये क्या करती है, इस पुराने प्रवाल को खा जाती है, ठीक है। जब खा जाएगी तो इसका जो कैल्शियम का आवरण होता है इसके ऊपर, प्रवाल के ऊपर जो कैल्शियम का आवरण होता है, जिसको आप संग कहते हो साधारण भाषा में, तो ये यहाँ पर पड़ा रह जाएगा। फिर ये प्रवाल क्या करेगा, अपने बच्चे पैदा करेगा और बच्चे को जन्म देगा, ये इसके ऊपर बिठा लेगा। फिर ये प्रवाल इसको खा जाएगा, तो ये भी यहाँ पर इसका कैल्शियम का आवरण पड़ा रह जाएगा। और इस प्रकार से निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती है। इस प्रकार से ये प्रवाल, तो ये पानी की जो गहराई है, ये गहराई कम होती जाती है और यहाँ पर ये पानी इस प्रकार से एक स्थल भाग का रूप ले लेता है, ये प्रवाल या मूंगा का जो कैल्शियम होता है। और इस प्रकार से जो कैल्शियम स्थल भाग ले लेगा, ये स्थल भाग बन गया और इसके चारों तरफ पानी भर गया। इसके चारों तरफ क्या बन गया बच्चा, पानी भर गया। यानी कि ऐसा स्थल खंड भाग हो गया जिसके चारों तरफ क्या भर गया, पानी भर गया। तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे द्वीप, ठीक है। एक प्रकार से तो ये हो गया। दूसरे प्रकार की मैं बात करता हूं, जो अब आपसे पूछ ले कि पाक खाड़ी का निर्माण कैसे हुआ, तो प्रवाल या मूंगा से हुआ, आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब पाक खाड़ी का निर्माण प्रवाल या मूंगा से हुआ,
तो पंबन द्वीप का निर्माण भी कैसे होगा? प्रवालीय मूंगा से होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है नदियों के अवसाद से, नदियों के अवसाद से, नदियों के अवसाद की मैं बात करता हूं तो इस प्रकार से नदियां 99% पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, और पर्वतीय क्षेत्र से जब निकलेगी तो इस प्रकार से ये नदियां ये बह रही है, और ये नदियां बहती है और एक टाइम क्या करती है कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है नदियां। क्या होता है कि जब पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकलती है तो ये अपने साथ अवसाद लेकर आती है। अवसाद का मतलब होता है कि कंकड़, मिट्टी, पत्थर। क्या होता है बच्चे? कंकड़, मिट्टी, पत्थर होता है। और ये नदियां एक समय मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर दी, मैदानी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेगी बच्चे तो यहां पर ये नदियां अवसाद को यहां पर क्या करेगी? जमाव कर देगी, ठीक है। यानी कि माना कि यहां पर 100% अवसाद है अभी इसके पास, नदी के पास, तो इसमें से 60% अवसाद कहां पर छोड़ देगी? मैदानी क्षेत्र में। नदियां अंत समय में किसी ना किसी सागर में जाकर गिरती है, तो यहां पर ये नदी आगे गई और आगे जाकर ये नदी इस प्रकार से कोई ना कोई सागर है, सागर में जाकर गिर गई, इस प्रकार से कोई ना कोई सागर में जाकर ये नदी गिर गई बच्चे। और ये नदी जब इस सागर में जाकर गिर जाती है तो ये जो 40% अवसाद है इस सागर में जाकर गिरेगा, और ये अवसाद इस प्रकार से अवसाद का धीरे धीरे जमा होने लगेगा, और ये अवसाद क्या करेगा? अवसाद का मतलब होता है कंकड़, मिट्टी, पत्थर, और ये अवसाद एक समय ऐसा होगा कि ये पानी के ऊपर निकल जाएगा, और पानी के ऊपर निकल जाएगा तो एक स्थल भाग बन जाएगा, और इस स्थल भाग के चारों तरफ पानी भरा होता है, इसलिए इसके ऊपर द्वीप बोल सकते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई है, दो चीजें बताइए, एक तो अवसाद के कारण द्वीपों का निर्माण होता है और एक प्रवाल या मूंगा के कारण द्वीपों का निर्माण हुआ है। तीसरी चीज बता रहा हूं बच्चे, देखो ये समझ में आ गया होगा आपके। देखो बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं द्वीपों का निर्माण की, द्वीपों के निर्माण की बात कर रहे हैं अपन अभी भी, ठीक है। तो मैं आपको दो टाइप से बता दिया। तीसरा टाइप है प्लेटों की टक्कर से, प्लेटों की टक्कर से। प्लेटों की टक्कर की मैं बात करूं बच्चे, प्लेटों की टक्कर की मैं बात करता हूं तो प्लेटों की टक्कर से कैसे इसका निर्माण होगा वो अपन देखते हैं। देखो क्या होता है कि ये अपना भूगर्भ है, ठीक है, यानी कि सॉरी भूतल है, ठीक है। ये क्या है? अपना भूतल है, और इस भूतल के अंदर इस प्रकार से ये अपना क्या है? भूगर्भ है, भूमि के अंदर का हिस्सा। लगभग 100 किलोमीटर अपन क्या जा रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं, और 100 किलोमीटर अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर प्लेटें पाई जाती हैं। इस प्रकार से प्लेटें होती हैं, यहाँ पर ऐसे प्लेटें होती है, कोई खाने की प्लेटें नहीं होती, किचन वाली प्लेटें होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें क्या करती है? ये गति करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लेटें गति क्यों करती है, इसका क्या कारण है? तो देखो बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये भूतल है, और इस भूतल के ऊपर देखो कभी कोई ना कोई जैसे दबाव बनेगा। अब दबाव कैसे कैसे बन सकता है? दबाव यानी कि यहां से प्रेशर कैसे कैसे बन सकता है? या तो यहां पर बहुत बड़ा कोई जल का स्रोत हो, ठीक है, यहां पर बहुत बड़ा जल का एक इस प्रकार से जल यहां पर भरा हो, ठीक है बच्चे, बहुत बड़ा जल यहां पर भरा हो, या फिर यहां पर कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र हो, तो उससे भी दबाव बन सकता है। तो अभी अपन बात करें द्वीपों के निर्माण की, और द्वीपों के निर्माण में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के अंदर पाक खाड़ी है, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा कोई जल का स्रोत है, जल का स्रोत है, यहाँ पर बहुत बड़ा जल का स्रोत है। अब ये जल क्या करता है? ये एक जगह इकट्ठा है, और ये जल यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चे? दबाव बनाएगा, और ये दबाव जब ये जल बनाता है इस प्रकार से ये दबाव नीचे तक आता है, और जैसे ही ये जल दबाव नीचे तक आएगा तो इन प्लेटों के ऊपर भी दबाव आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा दबाव। और जब इन प्लेटों के ऊपर दबाव आएगा तो ये प्लेटों में क्या होगी? हलचल होगी। क्या होगी बच्चे? हलचल होगी। और जैसे ही हलचल होगी, जैसे ही इन प्लेटों में हलचल होगी तो ये प्लेटें क्या करेगी? गति करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो कोई जैसे कोई बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चा होता है, वो क्या होता है अक्सर क्या होता है कि वो घर से बाहर रहता है, और घर से बाहर रहता है तो मम्मी पापा भाई बहन सब उसको ढूंढते रहते हैं पूरे दिन की, कहाँ गया, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। जब वो शाम को घर पे आता है तो पापा का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, और पापा का टेम्परेचर हाई होता है तो जैसे ही पापा के पास में वो आता है तो क्या होता है कि पापा का टेम्परेचर हाई था तो पापा के पास था एक, बोलते हैं ना लकड़ी होती है जिससे वो मारते हैं, छड़ी, ठीक है, छड़ी हाथ में थी। तो जैसे ही छड़ी हाथ में थी बच्चा अंदर आया तो बच्चे के मारने लग गए,
ठीक है। अब जैसे बच्चे के मारने लगे तो बच्चा क्या करेगा, भागेगा इधर उधर, या तो मम्मी के पास जाएगा या फिर जहाँ से बाहर भागेगा, यानी कि जिस तरीके जहाँ पर उसको बचाव होगा वहीं पर वो भागेगा, ठीक है। तो वो बाहर भी जा सकता है, मम्मी के पास भी जा सकता है, ठीक है बच्चे। उसी प्रकार से इन पर भी दबाव आएगा तो कैसे भी जा सकती है। हो सकता है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस प्रकार से आगे की तरफ चल जाए, ठीक है। हो सकता है ये प्लेट इस प्रकार से आगे की तरफ चल जाए, इसकी तरफ आ जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाए। हो सकता है कि ये प्लेट इस प्रकार से चल जाए, हो सकता है ये प्लेट इस प्रकार से चल जाए, ठीक है बच्चे। हो सकता है ये प्लेट ऊपर भी चल जाए, हो सकता है ये प्लेट नीचे भी जा सकती है, यानी कि पैर बन गए, एक पैर ये, दूसरा पैर ये, तीसरा पैर ये, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पर ये एक पैर हो गया, दूसरा पैर हो गया और तीसरा पैर हो गया। ये 3 प्रकार से प्लेटों के अंदर गति होती है। और इस गति की मैं बात करूं तो ये गति अभिसारी गति, अभिसारी गति। ये जो गति होगी उसको कहेंगे अपन अपसारी गति, और ये जो गति होगी इसको कहेंगे अपन रूपांतरित गति, रूपांतरित गति, ठीक है बच्चे। यहां पर क्या होता है कि अभिसारी गति में जब इस प्रकार से भूमि के अंदर इस प्रकार से अभिसारी गति होती है, जैसे मैं बात करूं कि ये 2 प्लेटें हैं भूमि के अंदर, अगर ये दोनों प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ आएगी, एक दूसरे की तरफ ये गति कर रही है, और जब इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ गति करेगी तो बीच में जो ये मलबा भरा होता है, ये मलबा क्या करेगा, ये मलबा ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि ये जो 2 प्लेटें हैं और बीच में जो ये खाली स्थान है, जब ये दोनों प्लेट इस प्रकार से गति करेगी तो ये मलबा ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बच्चे। और आएगा तो क्या होगा कि अगर ये जल के अंदर ये क्रिया हो रही है, ठीक है, कोई समुद्र में क्रिया हो रही है, तो मलबा अंदर से बाहर की तरफ आएगा और पानी के ऊपर निकल जाएगा, और उस पानी के उस मलबे के ऊपर यानी कि चारों तरफ क्या भरा होगा, पानी भरा होगा, तो वहां पर एक द्वीप का निर्माण हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो उसको अपन क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जिस प्रकार से, जैसे मैं बात करूं कि जैसे कोई ये जलीय स्रोत था, मैंने कहा था अभी आपसे कि जलीय स्रोत है। अब ये दोनों प्लेटें अभी तो अपन इतनी बात कर लेते हैं क्योंकि अपन को अभी बाद में वो सारी बातें करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ इस द्वीपों के बारे में बता देता हूँ। देखो बच्चे, ये 2 प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें इस प्रकार से गति कर रही है। जैसे इन पर दबाव आएगा, तो ये जो मलबा था, ये जो बीच में मलबा भरा है, ये प्लेट यहां तक आ जाएगी, ये प्लेट यहां तक आ जाएगी, ठीक है, गति करते करते, और ये प्लेट यहां तक आ जाएगी। तो ये जो मलबा है, ये मलबा ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ जैसे ये मलबा आएगा तो ये जल के ऊपर निकल जाएगा, और जैसे ही जल के ऊपर निकल जाएगा तो एक स्थल भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, स्थल भाग बन जाएगा। इस प्रकार से ये स्थल भाग बन जाएगा, स्थल भाग बन जाएगा। और इस स्थल भाग के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं। यानी कि द्वीपों का निर्माण जो है प्लेटों की अभिसारी गति से होता है। कौन सी गति से होता है बच्चे, अब प्लेटों की अभिसारी गति से होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटों की कौन सी गति से द्वीपों का निर्माण होता है, तो अभिसारी गति से होता है। इससे पर्वतों का निर्माण भी होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन बात करेंगे, ठीक है बच्चे। चले आगे, देखो यहाँ पर तो अपन बात कर रहे थे द्वीपों की। तो द्वीपों के बारे में 3 चीजें मैंने आपको बताई, द्वीपों के निर्माण के बारे में, और 3 चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी। पहली तो मैंने आपको बताई है बच्चे, यहां पर प्रवाल या मूंगा के कारण, मूंगा से द्वीपों का निर्माण। दूसरी मैंने आपको बताई नदियों के अवसाद से, नदियों के अवसाद से। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, तीसरी चीज कौन सी थी बच्चे, तीसरी चीज अभी अपन ने देखी प्लेटों की टक्कर से, प्लेटों की टक्कर से, ठीक है। और प्लेटों की टक्कर से एक गति हुई, उसका गति का नाम क्या था, अभिसारी गति, अभिसारी गति, ठीक है बच्चे। तो ये इस प्रकार से प्लेटों की टक्कर से अभिसारी गति से किसका निर्माण हुआ, द्वीपों का निर्माण हुआ। चले आगे, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है बच्चे यहाँ पर। और प्रवाल या मूंगा से द्वीपों का इसका निर्माण हुआ, नदियों के अवसाद से हुआ, ये तीनों चीजें से द्वीपों का निर्माण हुआ। तो आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते अपन बात कर रहे थे पाक खाड़ी पम्बन द्वीप का, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें पाक खाड़ी का, पाक खाड़ी, तो पाक खाड़ी की बात कर रहे हैं बच्चे। पाक खाड़ी का आपसे पूछा जाए कि पाक खाड़ी का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ,
तो इसका निर्माण हुआ प्रवाल या मूंगा से, प्रवाल या मूंगा से। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा प्रवाल या मूंगा क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में, ठीक है। पाक खाड़ी का निर्माण प्रवाल या मूंगा से हुआ, और इसके बारे में अब बात करेंगे। पाक खाड़ी के दक्षिण में, पाक खाड़ी का ये दक्षिण भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया, ठीक है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो इसके दक्षिण में एक खाड़ी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो पाक खाड़ी के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद में पम्बन द्वीप पाक खाड़ी का ही भाग है। पम्बन द्वीप पाक खाड़ी का ही भाग है, ठीक है बच्चे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पाक खाड़ी के दक्षिण में आदमपुल या फिर इसी को कहते हैं राम सेतु स्थित है, ठीक है। आदमपुल या फिर राम सेतु स्थित है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं अपन। तालिया, अब बात करते हैं मन्नार की खाड़ी का। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले वही बात कि मन्नार की खाड़ी का निर्माण कैसे हुआ। इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों के अवसाद से हुआ है, नदियों के अवसाद से, ठीक है। नदियों के अवसाद से किससे हुआ बच्चे? नदियों के अवसाद से इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। चले आगे। अब नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि नदियों के अवसाद से कैसे हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र से नदी आती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती है, और उस अवसाद का जमाव ये क्या करता है, किसी न किसी सागर में जाकर कर देता है, और निरंतर ये क्रियाएं चलती रहती है। कोई एक दिन दो दिन की बात तो है नहीं, ये लाखों वर्ष लग जाता है एक द्वीप का निर्माण होने में। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार से जैसे सागर के अंदर अगर कोई अवसाद आकर गिरेगा तो सागर की गहराई कम हो जाएगी, और गहराई कम होगी तो उससे खाड़ी का निर्माण हो जाएगा, और ज्यादा अगर गहराई कम होगी पानी के ऊपर निकल जाएगा तो द्वीप बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस खाड़ी का निर्माण नदियों के अवसाद से हुआ। अब देखो बच्चे यहां पर इस खाड़ी के उत्तर में पाक खाड़ी स्थित है। इस खाड़ी के उत्तर में कौन सी खाड़ी स्थित है बच्चे? पाक खाड़ी स्थित है। और बात करते हैं अपन, यह खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, स्थित है। देखो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया नीचे, इस डायग्राम को याद रखना है, क्योंकि डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया तो फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं होगी। ये जितना भी लिखवा रहा हूं मैं इस डायग्राम को देख देख के लिखवा रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो डायग्राम तो हर चीज का आपको आना चाहिए, और उसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहां तक उतार लिया होगा आपने। देखो बच्चे यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो मन्नार की खाड़ी है, इस मन्नार की खाड़ी देखो नोट लगाकर लिखना, यहां पर नोट लगाकर कि पाक खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के मध्य, पाक खाड़ी व मन्नार की खाड़ी के मध्य राम सेतु या आदमपुल स्थित है। राम सेतु या फिर आदमपुल स्थित है, ठीक है बच्चे।
तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चे, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है बच्चे? अपन ने पढ़ा है आज कि अपन ने कल देखा था 3 क्लासें हो चुकी अपनी, और 3 क्लासों में अपन ने क्या देखा था बच्चे कि सबसे पहले तो अपन ने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन किया, वहाँ पर अपन ने कुछ शब्दावलियाँ देखी, ठीक है, ज्योग्राफी भूगोल इनके बारे में। फिर अपन भारत के सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो सामान्य अध्ययन का एक चैप्टर आएगा, चैप्टर अपन ने लगाया भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है। उस सामान्य ज्ञान में अपन पढ़ रहे अक्षांश पढ़े, देशांतर पढ़े, और वहाँ पर अपन अक्षांश और देशांतर का अलग ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाली चीज़ अपन ने देखी थी। और ये अपन ने देखा यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, इनके बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। अपन ने पढ़ा था अक्साई चीन विवाद पढ़ा था, पाक पीओके विवाद पढ़ा था, अपन ने एक सरक्रिक विवाद पढ़ा था। अपन ने अब तक इतना सारा पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपके आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी, और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि अपन आराम से पढ़ रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर जो चीज़ों को छोड़ देते हैं, मेन चीज़ें लिखवा देते हैं कि हाँ नोट डाल कर लिख लो कि अक्साई चीन विवाद अब हुआ, ठीक है, 1962 में, बस एक लाइन लिखवा देते हैं, ज़्यादा समझाते नहीं है, ऐसे छोटे मोटे एग्जाम है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि टेस्ट पेपर जरूर देना है। टेस्ट पेपर अगर आप दे रहे हो रोज के रोज, ठीक है, आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आदत क्या होती है कि जैसे टेस्ट पेपर लेकर बैठ गए, कैसे ना कैसे करके एक बार बैठ तो गए तुम लोग, और जैसे बैठते हो तो एक वहाँ पर एक क्वेश्चन करते हो, माना कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, अगर चौथा भी नहीं आया तो फिर आप टेस्ट पेपर को रख देते हो और फिर आप पढ़ते नहीं हो उसको, सोचते हो कि यार कोर्स करते हैं फिर उसके बाद करेंगे। तो बच्चे टेस्ट पेपर तो आपको हमेशा देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए, आंसर किससे दो, इधर कोर्स भी कंप्लीट करते जाओ, टेस्ट पेपर भी देते जाओ, धीरे धीरे कोर्स होता जाएगा और इधर से आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने कहा था कि टेस्ट पेपर जो है आपका 30 से 40% अंकों का संग्रहण आपका टेस्ट पेपर से ही होगा। देखो आपने जनरली आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आप फेलियर हैं तो कोई दिक्कत, आपने देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपको 30 से 40 से 50% आपको अंक इसी प्रकार से हासिल हो जाता है, ठीक है। और जब आप 40 से 50 में आपका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है 60 से 70% में, तो वो कमी कहाँ पे रह जाती है? वो कमी रहती है आपके टेस्ट सीरीज से। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं है, तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ देनी है। साथ के साथ किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो रोज़ एक टेस्ट पेपर उसका देना है, ठीक है। और अगर आगे अपन बात करेंगे, कितना टाइम हुआ, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं आज, और क्लास को फिर एंड करेंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो अपन बात करेंगे थोड़ी सी और। देखो बच्चे, देखो बच्चे, यहाँ पर ये अपना भारत है, और भारत के कुछ अपन तट पे स्थित, यानी कि तट की बात करेंगे, ठीक है। ये इधर सागर है, अरब सागर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये यहाँ पर हिंद महासागर। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर इस तरीके से करके रेखा, ठीक है, इसके नीचे 22 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, और इधर की बात करें तो यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो ये पानी का किनारा है, और किनारे को अपन क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो कि मैं समुद्र के तट पे गया, मैं नदियों के तट पे गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पूरा तट हो गया। और इस तट की मैं बात करूं तो ये तट है, इसको अपन, ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम, और ये कौन सी हो गई? पूर्व, ठीक है बच्चे। तो ये पश्चिमी तट हो गया, पूरा का पूरा ये पश्चिमी तट है, और ये कौन सा तट हो गया? पूर्वी तट, पश्चिमी तट।
ये पूरा का पूरा पश्चिमी तट, ये जो मैं इधर डैश डैश कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पश्चिमी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, और ये पूर्वी तट हो गया। ठीक है बच्चे, ये कौन सा तट हो गया? पूर्वी तट हो गया, इस प्रकार से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत के अंदर कितने तट है, तो 2 तट है। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है, तो ये कोस्टल रेंज है अपनी। ठीक है बच्चे, चलें आगे। तो आपसे ये पूछा जाता है कि पश्चिमी तट पर कुल कितनी स्टेट है। अब यहाँ पर स्टेट भी आएंगे, ठीक है, और इधर भी स्टेट आएंगे। तो आपको पूछा गया पश्चिमी तट पर कुल कितने स्टेट है, पूर्वी तट पर कुल कितने स्टेट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है बच्चे। तो इधर कितने आएंगे, इधर कितने आएंगे, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर कुल कितने स्टेट है। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अभी तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि तटीय क्षेत्र पर कौन कौन से स्टेट है, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो तटीय क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। तो तटीय क्षेत्र पर यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर गुजरात है। सबसे पहले कौन सा आएगा? गुजरात। ठीक है, और गुजरात के बाद कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो यहाँ पर तो कौन सा हो गया? गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर गोवा छोटा सा। ठीक है, और गोवा के बाद में यहाँ पर क्या जाएगा? केरल। यानी कि 4 स्टेट यहाँ पर हो गए। 4 स्टेट, कितने स्टेट हुए? 4 स्टेट यहाँ पर हुए। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हुआ। तमिलनाडु के ऊपर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और यहां पर उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा के बाद पे कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। ठीक है बच्चे, चले उतारो इसको एक बार, फिर समझाता हूं इसको। हाँ, इधर एक और रह गया, कर्नाटक। सॉरी बच्चे, एक बार उतार लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्लास को। चले देखो बच्चे, यहां पर पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 कितने स्टेट है? यहां पर 5 है। पूर्वी तट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि 4 इधर है। ये कितने हो गए? 4 हो गए बच्चे। ठीक है, यानी कि 5 इधर है और 4 उधर है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। सही है ना? कितने हो गए? 9 हो गए। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे 3 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की तटीय सीमा रेखा पर कुल कितने स्टेट है। तो तटीय सीमा रेखा पर कुल 9 स्टेट है। कितने स्टेट है बच्चे? 9 स्टेट है। चले, और अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर कुल कितने स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन, तो पूर्वी तट पर 4 है, पश्चिमी तट पर कितने? 5 है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर सबसे उत्तरी समुद्री तटीय स्टेट कौन सा है। तो सबसे उत्तरी कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। और दक्षिणी कौन सा हो गया? तमिलनाडु। इसी प्रकार से पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर सबसे उत्तरी गुजरात है और सबसे नीचे कौन सा है? केरल है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारत का कौन सा तटीय स्टेट जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? गुजरात, और इसकी 1214.70 किलोमीटर। 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दूसरा तटीय क्षेत्र कौन सा है, तो दूसरा तटीय क्षेत्र बनाने वाला है आंध्र प्रदेश, और 973.70 किलोमीटर। 973.70 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, चलें आगे। यानी कि दूसरा तो हो गया, फर्स्ट ये हो गया, और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है गोवा, और ये कितने बनाता है? 101 किलोमीटर।
सबसे छोटी कौन बना रहा है? गोवा। और ये कितने बना रहा है? 101 किलोमीटर की सीमा रेखा बना रहा है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा बनाता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश बनाता है। अब देखो ये गुजरात क्यों बना रहा है? गुजरात इसलिए बना रहा है क्योंकि गुजरात की जो तटीय सीमा रेखा है कटी फटी है। कैसी बच्चे? कटी फटी है। और कटी फटी सीमा रेखा को ज्योग्राफी में कहते हैं क्रीक। जो कटा फटा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं क्रीक। यानी कि गुजरात की सीमा रेखा पर क्या पाए जा रहे हैं? क्रीक पाए जा रहे हैं। ठीक है। और क्रीक तो आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों पर ही क्या पाए जा रहे हैं? क्रीक पाए जा रहे हैं। क्योंकि समुद्र से क्या होता है कि ये जो तटीय क्षेत्र ये कटा फटा हुआ है। ठीक है, समुद्र के पानी से क्षेत्र पूरा कटा फटा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर भी क्या है बच्चे? कटे फटे। यानी कि क्रीक यहाँ पर भी पाए जाते हैं, क्रीक यहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रीक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो क्रीक पाए जाते हैं वो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नोट लगाकर आप ये बात लिखना कि भारत में सबसे ज्यादा क्रीक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश में पाए जा रहे हैं। चलिए आगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इसको उतार लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे वैसे आपको भी बनाना है साथ के साथ। देखो यहां पर अपन बात करते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा पर स्थित राज्य। तो भारत की तटीय सीमा पर स्थित राज्य, तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ठीक है, और 9 राज्यों को अपन ने 2 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी तटीय तट पर, और दूसरा था पूर्वी तट पर। ठीक है बच्चे, तो पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? गुजरात है पहला, तो गुजरात। दूसरे की बात करें तो गुजरात के बाद में महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा हो गया? छोटा सा गोवा। फिर चौथे की बात करें कर्नाटक, और फिर आ जाएगा अपना 5वां केरल। ठीक है बच्चे, पूर्वी तट की बात करें तो पहला है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? उड़ीसा। तीसरा जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और चौथा जो होगा वो कौन सा होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को मैं TN से भी लिख देता हूँ कभी कभी, बहुत सारी बार, और आंध्र प्रदेश को AP से लिखूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। और मैंने आपसे कहा था कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन बना रहा है? गुजरात बना रहा है, जो 1214.70 किलोमीटर। और दूसरा सबसे ज्यादा बनाने वाला 973.70 किलोमीटर। और सबसे कम कौन बना रहा है? गोवा बना रहा है, 900 कितने बना रहे बच्चे? 101 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा क्रीक कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो क्रीक पाए जाते हैं वो आंध्र प्रदेश में। क्रीक यानी कि कोई कटाफटा जो क्षेत्र होता है उसी वजह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो यहां तक आपने इस प्रकार से उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखते हैं।
ये अपना भारत है, ठीक है। और इस भारत की मैं बात करूं तो इस भारत के अंदर देखो बच्चे, यहाँ पर अपन बात कर रहे थे तटीय सीमा रेखा की, तो अब पूछा जाता है कि तटीय सीमा रेखा की लंबाइयों के बारे में अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लंबाई से जैसे देखे बात करें तो ये तो अपना भारत है, इसका मुख्य भारत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य भारत बोलते हैं, मुख्य भारत, मुख्य भारत, इसको मुख्य भारत बोलते हैं। तो कोई भारत का और भी हिस्सा होता है, ठीक है। कौन से, जैसे इधर अपने बहुत सारे द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप है, तो ये भारत के हिस्से, लेकिन इनको मुख्य भूमि में काउंट अपन नहीं करते, ठीक है बच्चे। देखो अगर बात करें कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई आपसे पूछे, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई तो यही होगी मुख्य भूमि की तटीय, मुख्य भूमि का तट तो ये जो मैं डैश कर रहा हूं यही होगा, ये हो गया, यहां तक ये तट है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको ये वाली बताना है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा कि द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि द्वीप होते हैं, अब द्वीपों के तो चारों तरफ भी क्या पानी भरा होता है, तो चारों तरफ तट बनता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि द्वीपों की कुल लंबाई, ठीक है। तो द्वीपों की कुल लंबाई, ये द्वीप है सारे, तो इनकी भी अपन काउंट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो अपन अलग अलग बताएंगे, फिर एक साथ भी बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ठीक है बच्चे। चले आगे, देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो जो भी बात करेंगे भारत के संदर्भ में करेंगे। तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे, देखो यहां पर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि मुख्य भूमि की पूछ रहा है तो ये मुख्य भूमि की ही बताना है, ठीक है बच्चे। तो कितनी है, देखो यहां पर 6100 किलोमीटर, कितनी बच्चे, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई, तो अपन द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि द्वीप तो चारों तरफ क्या बनाता है, तट बनाता है, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे द्वीपों की कुल लंबाई, द्वीपों की, या फिर लिख ही देता हूं मैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, द्वीपों के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई, ठीक है। द्वीपों के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई तो 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। अब अपन को इसकी भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई, ठीक है। ये भारत का हिस्सा है, लेकिन इसको मुख्य भूमि में काउंट नहीं करते। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटीय सीमा, अब कुल तटीय सीमा में तो ये भी जुड़ जाएगी और ये भी जुड़ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो इसको और इसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको जब अपन ऐड करते हैं तो 7516 कुछ ऐसे आएगा शायद, ठीक है। कितना आएगा, 7516.6। तो किस किस को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो 6100 प्लस 1416.6। तो इसको जब अपन ऐड करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो सम आएगा कितना आएगा, 7516.6 किलोमीटर। तो ये कुल तटीय सीमा की लंबाई। कभी आपको पॉइंटों में अगर आंसर नहीं मिले तो आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है 7516, ठीक है बच्चे। अगर पॉइंटों में मिले तो आपको पॉइंटों में कर देना है। चले आगे, देखो अब देखो अपन को किसका पता चल गया, मुख्य तटीय सीमा की, और इसके पता चल गया। अब अपन को देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ऊपरी हिस्सा, ये स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। ये जो मैं डैश कर रहा हूं, ये स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है। ये स्थल, इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है, और ये जल है इधर, ये जलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है,
15,200 किलोमीटर। कितनी बचे? 15,200 किलोमीटर। अब अपन को देखो क्या क्या पता चल गया। अपन को तटीय सीमा की लंबाई पता चल गई, इसकी पता चल गई, अपन को द्वीपों की पता चल गई। तो अपन कुल भारत की कुल लंबाई याद कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो भारत की कुल लंबाई, भारत की कुल लंबाई, तो भारत की जो कुल लंबाई है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको अपन स्थलीय सीमा को जोड़ देंगे और तटीय सीमा को। तो क्योंकि इन दोनों का सम ये है तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 15,200 प्लस यहाँ पर 7,516.6 को अपन जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर शायद 22,716 ऐसे कुछ आएंगे। 22,716.6 किलोमीटर आएंगे। तो ये भारत की कुल लंबाई हो गई बच्चे। देखो ये नया डाटा है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि भारत की कुल लंबाई कितनी हो गई, ये 22,716.6 किलोमीटर। चलिए आगे। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है और इससे आगे अपन कल बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।